Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher, and today we are going to start a new chapter of history, and the chapter's name is Kingdoms, King and an Early Republic. आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे किंगडम्स, कौन कौन से आए, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, पुराने रिपब्लिक सिटीज कैसे होती थी। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आपको रेफरेंस देती हूँ फ्रॉम द बुक। आप जब इस चैप्टर को ओपन करते हैं उसमें एक बॉक्स है, तो उस बॉक्स में दिया गया है शंकरन एक छोटा सा बच्चा है आपकी तरह। उस दिन उनके पास में लोकेलिटी में वोटिंग होने वाली है। ठीक है, तो ही इज ऑल एक्साइटेड एंड ही वांट्स टू नो कि वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग का प्रोसीजर कैसा होता है, वोटिंग करने के बाद जो न्यू अपॉइंटेड मेंबर होता है वो कैसे इलेक्ट होता है। सो ही वाज क्यूरियस, एक्साइटेड बोथ। ठीक है, सो वो जाता है अपने दादा दादी के पास और उनको उठाता है और कहता है कि चलिए हम वोटिंग करने चले। ठीक है, आपको मुझे अभी सबको वोटिंग प्रोसीजर पता है कि हम अपने इलेक्टेड पर्सन को वोट देते हैं, उसके बाद मेजॉरिटी के बेसिस पे वो पर्सन क्या बनता है, सरकार बनाता है और क्या होता है, एक मंत्री बनता है या एक पॉलिटिकल पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो क्या आपके दिमाग में नहीं आता कि पुराने जमाने में तो कोई वोटिंग सिस्टम नहीं था, तो किस तरह से लोग अपना वोट कास्ट किया करते या वोट किस तरह से देते थे, नहीं पता ना? तो चलिए देखते हैं। हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स, किस तरह से पुराने जमाने के लोग रूलर्स बनते थे। ठीक है, आज से कई हजारों साल पहले जो रूलर्स बनते थे लोग, वो कैसे बनते थे? देखिए, एक राजा का हॉर्स है, एक राजा के हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता था। ठीक है, एक पर्सन उसके साथ रहता था। अगर वो हॉर्स दूसरे की टेरिटरी में, दूसरे राजा की टेरिटरी में एंटर कर जाता था, इट मींस वो पावरफुल राजा होता था जिसका हॉर्स एंटर किया है। बट अगर वो उस हॉर्स को रोक देता था तो उस टाइम पे दोनों राजाओं के बीच में क्या होता था, कन्फ्लिक्ट होती थी, लड़ाइयां होती थी और वॉर शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो जब ये हुआ करती है, रिचुअल हुआ करता, तो सपोज एक राजा ने हॉर्स को एंटर करने दिया। ठीक है, उस राजा ने उस हॉर्स को एंटर करने दिया, इट मींस वो अपने आप को कमजोर समझ रहा है, दूसरे वाले हॉर्स वाले रूलर को, उस राजा को पावरफुल समझ रहा है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता था। उसके बाद एक अश्वमेध रिचुअल हुआ करता है जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे ब्राह्मण, प्रीस्ट इकट्ठे होते थे, एक रिचुअल परफॉर्म करते थे और राजा को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे उस पर्टिकुलर राजा की तरफ से, जिस जगह पे उस हॉर्स ने और जिस जगह पे उस राजा ने अब नया कब्जा किया है। इस तरह से पुराने जमाने में लोग रूलर बना करते। ठीक है, और राजा को एक स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया जाता था, उसके सामने सारे रिचुअल्स करे जाते थे और सभी रिटर्न में उनको गिफ्ट भी देते थे राजा को, टू मेक हिम हैप्पी। ठीक है, अब देखिए, आपको मैं लास्ट कई चैप्टर्स में इवन इन सिविक्स में आपको वर्ण बता चुकी हूँ कितने कितने होते थे। तो देखिए, वर्ण पुराने समय में भी काफी तरह के होते थे, बट 4 बेसिकली वर्ण बताए गए हैं आपकी हिस्ट्री बुक में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो वर्ण में अपर लेवल पे जो आता था वो ब्राह्मण होता था। पढ़ा लिखा ब्राह्मण को सबसे ऊंची कैटेगरी में माना जाता था। ठीक है, और ये रूलर या किंग या राजा के सबसे करीबी पर्सन्स में होता था। इसकी अप्रोच भी हाई होती थी और इनका रिस्पेक्ट भी सब लोग बहुत ज्यादा करते थे, जस्ट बिकॉज ही हैड पावर। ठीक है, तो इसमें इस कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? बेसिकली प्रीस्ट। ठीक है, ब्राह्मण कैटेगरी में प्रीस्ट आते हैं। नाउ कम्स टू क्षत्रिय। अपर लेवल इज ब्राह्मण, उससे सेकंड लेवल इज क्षत्रिय। आप लोग जो आजकल मूवीज देखते हैं उसमें वो कौन से होते हैं? क्षत्रिय कौम के लोग कौन होते हैं? वॉरियर्स। तो युद्ध में लड़ते हैं, इनको पावरफुल माना जाता था, तो इनके अंदर क्या करेज ज्यादा होती है ऐसा माना जाता था। एंड दे वर असाइन्ड टू फाइट अ वॉर। ठीक है, एक युद्ध में लड़ने के लिए इनको बहुत ही सक्षम माना जाता था। वैश्य, इट इज द थर्ड कैटेगरी। इसमें क्या होता था? ये क्या होते थे? बिजनेस पर्सन, ट्रेडर्स। इसमें इस कैटेगरी में वो आते थे शॉपकीपर्स।
मर्चेंट्स, ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड वाज शूद्र, लोअर मोस्ट वर्ड। इसको अनटचेबल्स भी कहते हैं। मिस्टर बी आर अम्बेडकर ने जिसको अबॉलिश किया है, मैंने आपको सिविक्स चैप्टर नंबर 2 में भी बता चुकी हूँ। इट इज शूद्र, लोअर मोस्ट कैटेगरी इन द टर्म्स ऑफ वर्ण, ठीक है। इस तरह से आपके चारों वर्ण डिस्क्राइब किए गए थे, समझाए गए थे। हाईएस्ट इज ब्राह्मण, ज्यादा पढ़ा लिखा, फिर ये वॉर्स के लिए असाइन था, ये मर्चेंट ट्रेडर हुआ करते एंड ये शूद्र हुआ करते। इनसे सारा काम कराया जाता था, साफ सफाई का काम करवाया जाता था, सारा गंदगी साफ करने का काम शूद्र को होता था। और ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं, ये असेंबलीज में, किंग की असेंबलीज में इंक्लूड नहीं होते थे। इनको अलग से जगह दी जाती थी बैठने के लिए, और इनकी वुमेन भी अलाउड नहीं थी कहीं पे भी, ठीक है। जनपदा, जनपदा इन दो वर्ड से मिलके बना है जनपदा, या जिसको आजकल कहते हैं जनपद। आप देखा करो जब आप ड्राइव करते हो, किसी लंबे रूट पे जाते हो, तो जब किसी आप गांव में से गुजरते हो तो उस पे लिखा रहता है ना जनपद पंचायत, जनपद ये गांव है ना। तो जन और पद, जन होता है लोग, पद जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे जन रहे वो जनपद, अ प्लेस वेयर पीपल सेट इट्स फुट, ठीक है। तो जनपद कहाँ है? आपके आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट करी है कई साइट, जहाँ पे उनका कहना है कि सबसे पुराने जनपद यहाँ पे पाए गए हैं, और यहाँ पे इस साइट पे एक्सकेवेट हुए हैं। तो पुराना किला इज वन ऑफ द एक्सकेवेटेड साइट जिसको जनपद कहते हैं, ठीक है। हस्तिनापुर है और अतरंजी खेड़ा है। इफ आई वुड आस्क यू नेम 3 साइट excavated by archaeologists that comes under Janpad, so you would write all 3 of these. Number 1 is Purana Kila, number 2 is Hastinapur, number 3 is Ataranji Kheda. Okay, PHA, Purana Kila, Hastinapur and Ataranji Kheda. It's very easy. Okay, and the people who lived in Janpad, they must be doing some work, है ना। वो क्या काम करते थे, किस तरह के अनाज वो बोते थे? तो इट इज राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस एंड शुगर केन, ठीक है। इन चीजों का वो कल्टीवेशन करते थे, और उन्होंने पॉट्स बनाना शुरू करा। पॉट्स पे वो क्या करते थे? उस पे चित्रकारी करते थे, उसको डेकोरेट करते थे। पेंटेड ग्रे वेयर इज सच काइंड ऑफ पॉट। ग्रे एंड रेड कलर इनका बेसिकली फेवरेट था। ग्रे एंड रेड कलर से उसको क्या करते थे? डेकोरेट करते थे। एंड इट इज कॉल्ड अर्दन पॉट, ठीक है। जिस पॉट में वो अपना सामान भी सेफली सिक्योरिटी से रखते थे, इसको अर्दन पॉट कहते हैं, और उसमें डेकोरेशन भी करते थे। नाउ जनपद जहां पे लोग रहते हैं, महाजनपद किसको कहते हैं? जहां पे लोग रहते तो हैं एंड ओवर द टाइम दैट प्लेस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। महाजनपद क्या होते हैं? प्लेस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन जनपद, ठीक है। और जब आपको पता है कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उसके सेफ्टी फीचर्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। उसके सेफ्टी कंसर्न्स क्या होते हैं? थोड़े और हाईलाइट हो जाते हैं। सो द पीपल and the ruler were concerned about the safety and security of that particular महाजनपद. So जो रूलर होते थे वो क्या करते थे? उस पर्टिकुलर महाजनपद को फोर्टिफाइड कर लेते थे। किस लिए? सो दैट कि बाहर के जो एनिमीज हैं वो उन पे अटैक ना करें, सस्पिशियसली अंदर एंटर ना कर जाएं, और कोई ऐसा अटैक ना कर दे जिससे कि पैलेसेस पे नुकसान हो। इसलिए फोर्टिफिकेशन किया जाता था। फोर्टिफिकेशन हो गया है तो उस जगह पे भी सोल्जर्स को जगह दी जाती थी, उनके रूम्स बनाए जाते थे, और वहां पे उनकी पर्टिकुलर तैनाती होती थी 24 आवर्स, ठीक है। क्योंकि जैसे आपके टोल टैक्स होते हैं, इसी तरह से फोर्टिफाइड वॉल्स बनाई जाती थी दैट वाज मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन्स, वुड एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। एंड रेगुलर सैलरीज वर गिवन टू द सोल्जर। अब एक बात बताइए, जब कोई इंपॉर्टेंट जगह है उसकी फोर्टिफिकेशन कर दी है, तो उसकी फोर्टिफिकेशन के लिए जब सोल्जर्स को तैनात कर दिया है तो सोल्जर्स को सैलरी चाहिए ना अपना घर चलाने के लिए, तो उनको पर्टिकुलर रेगुलर आवर्स पे, रेगुलर मंथ पे सैलरी प्रोवाइड करी जाती थी, ठीक है।
सैलरी प्रोवाइड कर दी। फिर क्या होता था, कई जगह पे कॉइन भी मिंट थे, कई जगह पे कॉइन्स भी प्रोवाइड करे जाते थे, ठीक है। उनको रेगुलर सैलरी एंड फोर्टिफिकेशन हो गया। अब उसको आप सोचिए, उसके रख रखाव पे भी उस पे खर्चा होता था, तो उनका रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस करी जाती थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था उस पर्टिकुलर जगह का, ठीक है। तो इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सो जब आपको जब कोई कॉस्ट होती है लॉट ऑफ मनी, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, टू कलेक्ट टैक्सेस, यस। तो क्या करते थे लोग, वहां के रूलर क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। किस लिए, कि वहां से पैसा आता रहे और ये इसकी मेंटेनेंस होती रहे, इसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसका रख रखाव खर्चा साथ के साथ चलता रहे। तो देखिए टैक्सेस भी 4 काइंड के थे पुराने जमाने में, और वो चारों तरह के टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टैक्स पता होने जरूरी है, बिकॉज हम पढ़ ही रहे हैं कि किंगडम्स कौन कौन से होते थे, किंग्स कौन आए, एंड अर्ली रिपब्लिक, पुराने जो स्वतंत्र जगह थी, सिटीज थी, वो कैसे बनी, ठीक है। तो पहले तरह का टैक्स था क्रॉप्स पे। क्रॉप्स पे मींस राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, इन पे अनाजों पे किस तरह का टैक्स लगाता था, भागा टैक्स। जो टैक्स अनाज पे लगता था उसको भागा टैक्स कहते थे, और ये कितना परसेंट देना पड़ता था, 1/6%, ठीक है। इतना पार्ट एक किसान को देना पड़ता था, रूलर को, राजा को, किंग को, ठीक है। इट वाज फिक्स, whatever amount you have taken you need to give 1/6% of that to the particular king where your mahajanpad is, ठीक है। सेकेंड काइंड ऑफ टैक्स वाज क्राफ्ट पर्सन्स। क्राफ्ट पर्सन्स का अब आप सोचोगे कौन सा टैक्स होता होगा, तो क्राफ्ट पर्सन में मेनली जो वीवर्स होते हैं, बुनकर जो होते हैं, उन पे टैक्स लिया जाता था। अब उनसे हम टैक्स क्या लेंगे, बुनकर तो बेचारा कुछ बुन रहा है, उससे हम टैक्स क्या लेंगे, उससे टैक्स कैसे लेंगे, मींस कि आप 1 महीना वहां काम करो बट 5 डेज आप राजा के अंडर काम करोगे इन द फॉर्म ऑफ लेबर। उनसे लेबर करवाया जाता था, उनसे श्रमिक बनाने को कहा जाता था कि थोड़े दिन के लिए वो कोई काम करे, ठीक है, उनसे एज अ लेबर काम लिया जाता था। हर्डर्स एंड हंटर्स। हर्डर्स कौन होते हैं, जो पशुओं को चराते हैं, उनसे भी पर्टिकुलर टैक्स लिया जाता था। एक टेरिटरी से जब आप दूसरी टेरिटरी एंटर करते थे तो ये टैक्स बहुत मेन होता था, मींस कि आप अपने पशु को दूसरी टेरिटरी में जब आप एंटर करा रहे हो, चराने ले जा रहे हो, तो वहां भी आपको पर्टिकुलर पर शीप, पर गोट, पर एनिमल, पर ऑक्स, पर काऊ, आपको हॉर्स देना पड़ेगा, ठीक है। इट वॉज फिक्स। नाउ हंटर्स। हंटर्स क्या करते थे, मान लो मैं हंटर हूं, ठीक है, मैं किसी जंगल में गया हूं, वहां से चीजें तोड़ के ना आया हूं, फ्रूट्स तोड़ के ना आया हूं, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें लेके आऊं वहां से, जड़ी बूटी, तो आई नीड टू गिव दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर किंग। मतलब मुझे भी अपना जो मैंने इकट्ठा किया अपनी मेहनत से, उसका पर्टिकुलर पोर्शन किंग को देना पड़ेगा, ओके। सो इट वाज थर्ड काइंड ऑफ टैक्स। नाउ कम्स ऑन टैक्स ऑन गुड्स, यस। जब इकट्ठा होलसेल में सामान जाता था तो उस पे भी, सामान पे भी टैक्स होता था। मान लीजिए कि 50 कंबल जा रहे हैं, ठीक है, ब्लैंकेट्स जा रहे हैं, या 50 बोरियां जा रही हैं, किसी शुगर केन जा रही है, शुगर जा रही है, तो उसका पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ता था गुड्स का। गुड्स क्या होता है, कच्चा सामान, ठीक है, सामान जब भी इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता था तो उसका पर्टिकुलर अमाउंट राजा को देना ही पड़ता था। व्हेन यू नीड टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, राजा की टेरिटरी में एंटर कर रहे हो, मींस भाई राजा को कुछ देके ही आप पास आउट हो पाओगे। अभी मैंने आपको बताया था ना टैक्स होता है, जैसे आजकल टोल टैक्स होता है, तो पुराने जमाने में ये टोल टैक्स नहीं थे, ये इस तरह के टैक्स थे। समझ में आया? चलिए, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अभी देखो टाइम के साथ साथ जब हंटर गैदरर वाला सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे थे, तो हंटर गैदरर्स कैसे एग्रीकल्चर कर रहे थे, कोई किसी खास तरह की हवा चली, उससे अपने आप व्हीट मेज वाले उगने शुरू हो गए, तो लोगों ने उनको एक्सपीरियंस किया कि ये उगते कैसे हैं, किस टेम्परेचर में उगते हैं, कितनी रेनफॉल चाहिए, कितनी गर्मी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, ऊंचा स्थान नीचा स्थान कितना चाहिए, मॉइस्चर कितना चाहिए, हीट कितनी चाहिए, 100 ऑफ थिंग्स, ठीक है। नाउ दोज पर्सन हैव लर्न्ड हाउ टू ग्रो अ क्रॉप, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको एग्रीकल्चर करना आ गया, इरिगेशन, कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ करना आ गया, तो चेंजेस इन एग्रीकल्चर में क्या हुआ,
वो जो होता है ना हल, वो आयरन का प्लोशियर यूज करने लग गए। इससे क्या हुआ, उनका जो वुडन प्लोशियर था वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। जब वो आयरन प्लोशियर यूज करने लग गए तो जो उनकी जो टेक्निक थी वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई। इससे बहुत अच्छी खेती होने लग गई, इससे एडवांस खेती होने लग गई, काम भी कम हो गया और टाइम भी बहुत ज्यादा उनका वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है। सेकंड थिंग, द फार्मर यूज टू ग्रो पैडी, पैडी को बोते थे, धान को वो बोते थे। ठीक है। इससे भी उनको फायदा मिलने लग गया। एक एक सैंपलिंग करने के अलावा वो एक मशीन लेते थे जिससे क्या करते थे, सारे बीज नीचे गिरते जाते थे, फिर ऐसे गए, पूरे खेत में उन्होंने इस तरह से क्या कर दी, सैंपलिंग कर दी, दाने बिखरा दिए। इस तरह से क्या हो गया, अगेन मैन पावर कम हो गई, है ना, लोग कम लगे उस चीज में। तो इस तरह से उनका डिफरेंस हुआ, किसमें, एग्रीकल्चर में चेंजेस आए। ठीक है। अब आपके जो किंगडम किंग एंड अर्ली रिपब्लिक में दो रिपब्लिक क्षेत्रों की बात की गई है, वन इज मगध, वन इज वज्जी। मगध एंड वज्जी के बारे में आप पढ़ेंगे, बॉक्स में दिया गया है, आप चैप्टर रीड आउट करेंगे, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे। बट उससे पहले छोटा सा मैं आपको बता दूं, मगध क्या है, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु यहाँ के बहुत ही अच्छे रूलर थे, बहुत पावरफुल रूलर थे, लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इनको मानते थे। ठीक है। सो अच्छे बड़े रूलर एंड डोमिनेंट रूलर। ठीक है। आज से 2300 साल पहले एक अलेक्जेंडर नाम का पर्सन था, कहते हैं ना सिकंदर, महान सिकंदर, जो क्या कहता था, मैं दुनिया जीत लूंगा, कहता था ना, तो वो भी दुनिया जीतने के हिसाब से इंडिया में आया। ठीक है। मगध पे उसने अपना सत्ता स्थापित करनी चाहिए। ठीक है। सो यू नीड टू नो दीज थ्री इंपॉर्टेंट नेम्स। बिंबिसारा, अजातशत्रु तो पावरफुल थे, और आया कौन, अलेक्जेंडर आया। ठीक है। नाउ कम्स टू वज्जी। वज्जी क्या है, वज्जी की कैपिटल क्या है, वैशाली। वैशाली कैपिटल है, जो प्रेजेंट डे किसमें है, बिहार में है। ठीक है। और यहाँ पे गना या संघा है। गना क्या होता है, गण क्या होते हैं, लोग, जन। संघ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो यहाँ पे दोनों तरह की प्रोसीजर फॉलो होते हैं। या तो यहाँ पे एक गण मतलब एक जन, मतलब एक पर्सन, या तो एक रूलर यहाँ पे राज करेगा, या संघ, आप, मैं और आपके 4-5 दोस्त, मेरे 4-5 दोस्त इकट्ठे, हम 50 लोग या 40 लोग और मे बी 100 लोग इकट्ठे होकर क्या करेंगे, रूल करेंगे। और हम इकट्ठे होकर असेंबली करते थे कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, क्या क्या चीज रूल हमने फॉलो करवाना है अपने लोगों से, अपनी जनता से। तो गना और संघा कहाँ पे था, वज्जी में था, ना कि मगध में। ठीक है। ये आपने याद करना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल है वैशाली, जो कि बिहार में है। गना और संघा की प्रोसीजर यहाँ पे चलती थी। गना मीन्स सिंगल, संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ये नाम याद रखो, बुद्ध और महावीर, जो भगवान बुद्ध और महावीर हुए हैं वो इन्हीं गना और संघा से बिलोंग करते हैं। आप बुद्धिस्ट बुक पढ़ना, उसमें बहुत डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में कि भगवान महावीर और बुद्ध कैसे इससे रिलेट करते थे। ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप रीड आउट करोगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।